नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, बिल्कुल हाल फिलहाल की है। आज का प्रदेश है राजस्थान और जिला है राजस्थान राजस्थान की राजधानी जयपुर। बात 25 मई 2023 की है। जयपुर के थाना लालकोठी इलाके से एक परिवार ने दोपहर में आकर थाने में अपने 12 साल के बेटे की गुमशुदगी लिखवाई। ये बताया कि दोपहर के बाद वो बाहर खेल रहा था और अचानक गायब हो गया, खाना खाने भी नहीं आया और उसका कोई पता नहीं लग रहा है। पुलिस ने फौरन गुमशुदगी लिख ली। छोटे बच्चे का मामला है। बालिग या थोड़े बड़े बच्चे के बारे में पुलिस तरह तरह के ज्ञान दे देती है कि जाके देखो, किसी के साथ गई होगी तो फलाना होगा, ठिकाना होगा, लड़का है, किसी लड़की के साथ भाग गया होगा, इस तरह की बातें। लेकिन छोटे बच्चे या नाबालिग बच्चे के बारे में पुलिस ऐसी लापरवाही नहीं करती, क्योंकि अगर इसमें जरा सा भी चूक हुई और बच्चे का शव कहीं बरामद हो गया तो फिर पुलिस को लेने के देने पड़ जाते हैं। आरोप भी यही लगता है कि पुलिस ने एफआईआर तक नहीं लिखी थी। बहरहाल पुलिस ने अपना काम शुरू किया। पुलिस ने तीन अलग अलग टीमें बनाई और उनसे अलग अलग काम लेना शुरू किया। एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश विश्नोई ने ये टीमें बनाई और इन टीमों को, क्योंकि अखबारों में इस बच्चे के गुमशुदा होने के बारे में तरह तरह की बातें प्रकाशित हो रही थी। स्थानीय टीवी चैनल्स में भी इसके बारे में भांति भांति की बातें चल रही थी। पहला तो ये किया गया कि गुमशुदगी और अनआइडेंटिफाइड बॉडीज, इनको मैच करना शुरू किया गया जयपुर और उसके आसपास। अगर इस उम्र, इस कपड़े के साथ कोई अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी मिली है तो उसका मिलान किया जाए। दूसरा, इन कपड़ों फोटो में जो कपड़ा वो पहने हुए है, इन कपड़ों के आधार पर बच्चे को लोकेट करने की कोशिश की जाए। दूसरी टीम को यह कहा गया कि बच्चे के रिश्तेदारों पर नजर रखें, सर्विलांस पे उनके सारे नंबर लगवा दें, उनके आने जाने पर कड़ी निगाह रखी जाए, उनके आचरण व्यवहार पर भी कड़ी निगाह रखी जाए। कभी कभी इस बात से पता लग जाता है कि परिवार का कौन सा व्यक्ति उतना दुखी नहीं है जितना बाकी लोग हैं, या उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है जैसा बाकी उसके नजदीकी परिजनों के ऊपर फर्क पड़ रहा है। इन तमाम चीजें बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, लेकिन इनसे अपराध का सुराग मिल जाता है। तो दूसरी टीम को यही काम दिया गया। तीसरी टीम को बच्चे के घर से 100 मीटर के एरिया में, 100 मीटर के रेडियस में जितने भी सीसीटीवी लगे हों उनकी फुटेज निकालकर उसकी जांच का काम सौंपा गया। एक बात और समझ में आई कि 24 और 25 मई 2023 को मौसम खराब था, बहुत तेज बारिश हुई थी और उस समय नाले सब उफनाए हुए थे। तो ऐसा भी लगा कि हो सकता है बच्चा किसी वजह से नाले में चला गया हो, या फिर उसके साथ जिस किसी अपराधी ने ऐसा किया हो नाले में फेंका गया हो। पहले स्थानीय नगर निगम से लोगों को लगाने की कोशिश की गई, लेकिन चूंकि शहर में बहुत जगह जल भराव और इसकी शिकायत थी तो ज्यादा लोग उस दिन नहीं मिल पाए, 26 और 27 तारीख को। लिहाजा पुलिस वालों ने कमर कसी। करीब करीब 100 पुलिस वाले नाले में बच्चे की लाश को तलाशने में लगाए गए। कुछ तो उस नाले में
बावर्दी दुरुस्त उतर गए। सवाल एक बच्चे का था। ढूंढते ढूंढते 27 28 तारीख को 28 29 तारीख को पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिली, जिस सीसीटीवी फुटेज में ये बच्चा 12 साल का ये गुमशुदा बच्चा अपने से करीब 3 गुना बड़े चचेरे भाई के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा था। पुलिस ने फौरन उसके चचेरे भाई को पकड़ लिया। चचेरे भाई से कोशिश की कि बच्चे का पता लग सके। चचेरे भाई से पूछताछ शुरू हुई। कई टीमों ने अलग अलग कहा। वो यही कहता रहा, साहब मेरा बड़ा प्रिय था, मुझसे बड़े अच्छे से घुला मिला रहता था, मुझे बहुत दुख है, मैं भी तब से ढूंढ रहा हूं कि पता नहीं कहां चला गया। उस दिन मैं उसको चॉकलेट दिलाने ले गया था। पुलिस ने पूछा किसके यहां चॉकलेट दिलाने ले गए थे। उस दुकानदार को बुलाया गया, उससे पूछा गया। उनका साहब आता तो है ये, लेकिन बच्चे के साथ कब आया था ये याद करके बता पाना मुश्किल है। बहरहाल थोड़ा थोड़ा डाउट पुलिस को होने लगा। पुलिस ने हर तरह से ठोंक बजाकर उससे जानकारी करने की कोशिश की, लेकिन ये जानकारी पुलिस को नहीं दे रहा था कि आखिरकार ऐसा वो लड़का उसके बाद गया कहां। 31 मई को गांधीनगर थाने में पुलिस ने इस चचेरे भाई से 12 घंटे तक पूछताछ की। बस उस जगह पर जिस जगह की जरूरत पुलिस को थी कि बच्चा गया कहां, इस पर वो दाएं बाएं की किस्से कहानी सुनाने लगा। किस्से कहानी भी ऐसे कि 50% चीजें पुलिस वेरीफाई भी करती रही। चूंकि ये चाचा मीट काटने का काम करता था, पुलिस को एक बार शक हुआ कहीं ऐसा न हो इसने बच्चे के कई टुकड़े करके उसी दिन, जिस दिन नाले उफनाए हुए थे, उसी दिन उसमें बहा दिया। एक बार फिर पुलिस वालों की पूरी टीम, 50 पुलिस वाले, पहले दिन तो 100 के आसपास पुलिस वाले लगाए गए थे। उसके बाद जब ये शक हुआ कि ये उसके साथ अंतिम बार दिखा है सीसीटीवी फुटेज में, जरूर इसके जहन में, इसके पेट में कोई ऐसी बात है जो ये पुलिस वालों को नहीं बता रहा है। लिहाजा इस प्रत्याशा में कि हो सकता है इसने बच्चे के टुकड़े करके लाश का डिस्पोजल उसी नाले में कर दिया हो, क्योंकि नाला उसके घर के पास ही था। फिर पूरा दिन पुलिस वालों ने लगाया, लेकिन कुछ नहीं मिला। इसी बीच में पुलिस वालों ने उसकी जामा तलाशी एक वर्ड होता है कि पुलिस हवालात में डालने से पहले उसकी जामा तलाशी लेती है। उसके पास पेन, पेंसिल, कागज, चाबी, गुच्छा, पर्स, अंगूठी, चेन, जो कुछ होता है उसको वो पुलिस एक उसकी फर्द बना के थाने पर रख लेती है। पर्पज उसके पीछे ये होता है कि वो कोई ब्लेड, कोई जहर, क्या कोई ऐसी चीज भीतर अपने साथ हवालात में न ले जा रहा हो जिससे वो रात में कोशिश करके दूसरे कैदियों को नुकसान पहुंचा सके या अपना नुकसान पहुंचा ले। बहरहाल जामा तलाशी के सामान मांगे गए। 12 घंटे जब पुलिस थक गई तो ये हुआ कि इसके पास से मिला क्या क्या है। तो उसका एक छोटा सा पर्स था, एक आधार कार्ड था, एक चांदी की अंगूठी थी, एक चेन थी और इस तरह के तमाम सामान थे, और एक चाबी का गुच्छा था जिसमें 13 चाबियां लगी हुई थी। उससे पूछा गया कि भाई ये 13 चाबियां कहाँ कहाँ थी। उसने कहा साहब एक दुकान की है, एक घर की है, एक फलाने की है,
एक ठिकाने की है, एक पुरानी चाबी है पड़ी हुई थी, अब वो वहाँ दूसरा ताला लगा दिया। इस तरह की बातें वो बताने लगा। पुलिस ने कहा ठीक है, एक-एक सिपाही इसकी बताई हुई जगह पर चाबी लेकर जाए और उसे वेरीफाई करे कि क्या ये उसी ताले की चाबी है जो ये बता रहा है। वो पुलिस बेसिकली उसको नेल करना चाहती थी कि कहीं तो गलत बोलेगा, कितनी भी सफाई से बोल रहा है, कहीं न कहीं तो गलती करेगा। एक के बाद एक 12 चाबियों का वेरिफिकेशन हो गया और पुलिस ऑलमोस्ट ये मान के चली थी कि इसके पास कुछ नहीं है और सुबह 10 बजे तक वो उसको छोड़ने का विचार कर रही थी कि अब दूसरे रास्ते से तलाशा जाए। ये दिखाई ज़रूर दिया है, लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि ये उस बच्चे के साथ आता-जाता था और दोनों में आपस में ऐसा व्यवहार था कि इतना छोटा होने के बावजूद भी वो गाली-गलौज करता था, लेकिन ये यानी आरोपी कभी उसको रिएक्ट नहीं करता था। कभी उसे उसने मारा नहीं, पीटा नहीं या उसको भी गाली नहीं दी। इस तरह का इन लोगों का तो पुलिस को ये लगा कि अब इसके पास कुछ है नहीं, बिना बात पे इस पे मेहनत करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अंतिम चाबी यानी 13वीं चाबी के बारे में उससे पूछा गया कि भाई ये चाबी किसकी है? चाबी का पता पूछते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। प्रभारी अधिकारी जो वहाँ मौके पर थे, उन्होंने पूछा उससे जब वो पूछ रहे थे, तो उसके चेहरे के उड़े हुए रंग के भाव को देख के उनको भी कुछ डाउट हुआ। उसने कहा तुम्हें बताना ही पड़ेगा और अभी हम इसको वेरीफाई भी करेंगे। अगर गलत हुआ तो फिर तुम्हारे साथ अब पुलिस बहुत ही खराब सलूक करेगी। और ये कहा गया कि 13वीं चाबी को वेरीफाई करने के लिए इसे अपने साथ ले जाइए। पुलिस ने गाड़ी में बिठाया, लेकिन उसकी जुबान जैसे बंद हो गई थी। पुलिस उसके बताए हुई पुलिस ने कहा कि तुम किस रास्ते से उसके यहाँ जाते हो जहाँ की चाबी है। उसने कहा मेरी बहन के घर की चाबी है और बहुत दिन से ये बंद पड़ा हुआ मकान है। चाबी मेरे पास ही है। जब कभी बहन या उसके परिवार के लोग आते हैं, चाबी मुझसे ले जाते हैं और उसे खोल लेते हैं। उन्होंने कहा नहीं, हम चल के इसे देखेंगे। उसने बताया कि हम ऐसे-ऐसे जाते हैं वहाँ पर, जहाँ एमडी रोड का नाम लिया उसने। और ये टीवी सीसीटीवी फुटेज जिसमें वो नाबालिग के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा था, वो एमडी रोड के ही एक दुकान से था। पुलिस फिर थोड़ा-थोड़ा सशंकित होने लगी। आरोपी पुलिस वालों को लेकर खोह नागोरियन इलाके के आयशा कॉलोनी में ले गई। उसने एक बंद पड़े कमरे के सामने गाड़ी खड़ी करा दी। पुलिस ने कहा लो चाबी खोलो, अभी खोलो इसको, हम देख लेते हैं, इसे भी वेरीफाई कर देते हैं। अगर इसमें कुछ नहीं मिला तो अब तो तुम्हें छोड़ना ही है, अभी 1 घंटे में तुम्हें घर पहुंचा देंगे। जब वो ताला खोल रहा था, उसके हाथ हल्के-हल्के कांपने लगे। फौरन सिपाही ने उससे हाथ से चाबी छीनी और उसे खोल दिया। देखा तो तमाम सामान उसमें पड़ा हुआ था और बार-बार वो यही कहता रहा कि साहब ये देख लीजिए, इतने दिन से पड़ा हुआ है, इसमें कुछ नहीं है, फलाना है, ठिकाना है। आप लोग क्यों मेरे ऊपर शक कर रहे हैं? अब तो सब खत्म हो गया, 13वीं चाबी भी आपने खोल ली। ये देखा मेरी बहन का घर है, बहुत दिन से यहाँ कोई आया नहीं है। बहरहाल जो पुलिस वाले भीतर गए थे, उन्हें दुर्गंध आने लगी। हल्की-हल्की दुर्गंध उन्हें घर में महसूस होने लगी। उसने कहा ये बदबू कहाँ से आ रही है? इसने कहा साहब कोई चूहा मरा होगा। लेकिन तब तक पुलिस की नज़र वहाँ जो चारपाई पड़ी थी, उसके नीचे बोरे से ढके हुए पॉलीथीन के एक बैग पर पड़ गई, जहाँ से वो बदबू आ रही थी। पॉलीथीन को बाहर निकाला गया, तो बहुत अच्छी तरह से बंधे हुए इस पॉलीथीन में बच्चे की लाश थी। उस समय इस चचेरे भाई ने भागने की कोशिश की, पुलिस ने पकड़ लिया और फिर
लाश को खोला गया, उस पॉलीथीन बैग को खोला गया, तो दुर्गंध चारों तरफ फैल गई। तारीख थी 1/2 की रात। फिर बच्चे की लाश का वहीं पंचायतनामा किया गया, वहीं सील किया गया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अगले दिन 2 तारीख की शाम तक आ गई, जिसमें बच्चे की हत्या गला घोंटकर किया जाना बताया। और दूसरी सबसे विचित्र बात कि बच्चे के साथ बुरी तरह से समलैंगिक व्यवहार किया गया। तमाम बहुत सीरियस चोटें इस समलैंगिक व्यवहार की वजह से बच्चे की शरीर पे थी। पुलिस ने अपनी खींच उतारी उसी अपराधी पर और थाने ले जाकर उसकी अच्छी आवो भगत की, रंगारंग कार्यक्रम किया। उसके बाद उसने बताना शुरू किया। उसने ये कहा कि देखिए, ये हमको बहुत गाली गलौज मेरे साथ करता था। मुझसे उम्र में 3 गुना छोटा होने के बावजूद लोगों के सामने ये अक्सर मुझे गाली दे दिया करता था। ये पूछा गया कि आखिर ये गाली क्यों देता था। इस बात पर वो चुप हो जाया करता था। आरोपी इस बात का कोई जवाब साफ साफ नहीं दे रहा था। बहरहाल पुलिस को ये पता करना था, तो उसने बताया कि साहब ऐसा है कि इस बीच में ये मेरी बात का यकीन नहीं करता था, मेरे साथ जाता नहीं था और मुझे इसकी सख्त जरूरत थी। लिहाजा मैंने एक प्लान बनाया कि कबूतर देखने के लिए ये कभी मना नहीं करेगा। और बातों में इसी तरह कबूतर देखने की बातों में उसने फंसा लिया। अपने घर से एक रस्सी ली, ई रिक्शा पर बैठकर उसे अपनी बहन खोह नागोरियन इलाके में जो आयशा कॉलोनी है, जो बंद पड़ा हुआ मकान था, उसमें ले गया। रास्ते से जाते समय उसने एक अच्छा खाना भी पैक करा लिया। भीतर जाकर चिटकिनी बंद कर दी, उसको खाना खिलाया और फिर थोड़ी देर बाद ही उसने हाथों को जबरदस्ती बांध दिया बच्चे के। चिल्लाने पर उसकी बेतहाशा पिटाई की। जैसे ही उसने चिल्लाना बंद किया, उसके दोनों पैर भी रस्सी से बांधने लगा। रस्सी से बांधने से पहले उसने उसके साथ जी भर के कुकर्म किया। थोड़ी देर में बच्चा ठंडा होने लगा, जान जाने लगी और जो प्लास्टिक की रस्सी वो ले गया था, उससे उसकी गर्दन में कस के इंश्योर कर लिया कि अब इसमें जान बाकी नहीं है। अपने साथ वो प्लास्टिक की थैली भी ई रिक्शा से ले गया था। उस प्लास्टिक की बड़ी थैली में उसे डालकर बच्चे को और ऊपर से उसे कई बार मोड़ के रस्सियों से अच्छी तरह बांध दिया। पूछताछ में उससे पूछा गया कि भाई, इस तरह से एक बंद मकान में तुमने प्लास्टिक के बैग में उसे बांध के छोड़ दिया, तुम्हें डर नहीं लगा? उसने कहा, साहब मुझे ये पता था कि प्लास्टिक के बैग के भीतर रखे हुए शव की दुर्गंध बाहर नहीं आती है और धीरे धीरे करके शव उसी में सड़ के खुद ही डिस्पोज हो जाता है। उसके बाद न लाश का पता चलता और न कोई उसे पकड़ सकता। इस दुर्भावना या इस आपराधिक मानसिकता के साथ उसने बच्चे को उस पॉलीथीन में बंद करके मकान में ताला बंद कर दिया। आज की घटना में 22 साल बड़े भाई ने अपने नाबालिग चचेरे भाई के साथ कुकर्म किया, फिर इस डर से कि वो बता देगा, उसकी हत्या कर दी। उसे यह डर इसलिए ज्यादा लगा कि इस बार उसके साथ कुकर्म करते समय उसने
बहुत ज़्यादा रजिस्ट किया, चिल्लाने की कोशिश की और इसीलिए उसकी हत्या कर दी। देखिए, आज की इस घटना में भी मैं बहुत सी ऐसी घटनाएँ आपको बता चुका हूँ, जहाँ घर के ही सदस्य, चचेरा भाई, मामा का लड़का, बुआ का लड़का, ऐसे लोगों ने जिनका घर में फ्री होकर आना-जाना है, घर के बच्चे या बच्ची के साथ इस तरह की घटना की। क्योंकि सामान्य रूप से जानकार आदमी या जानकार व्यक्ति या जानकार सदस्य जो परिवार से घुला-मिला हो, उस पर शक नहीं किया जाता। लेकिन और ऐसी घटनाओं को रोकना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन सावधानी तो बरतनी ही चाहिए। आँखें खुली होनी चाहिए, कान बंद नहीं होने चाहिए। कभी किसी ने यानी माँ-बाप ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि बड़े भाई के 3 गुना कम उम्र का लड़का अपने 3 गुना उम्र में बड़े भाई को क्यों गालियाँ देता है? उसको देखते ही क्यों इरिटेट हो जाता है? क्यों सबके सामने छूटते ही गालियाँ देता है? अगर किसी ने यानी बच्चों के माँ-बाप ने इत्मीनान से ये पूछा होता, तो बच्चा ज़रूर बता देता। मैंने आपको बताया कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया, तब ये बात पूरी खुल के सामने आई कि बच्चा जब 7-8 साल का था, यानी जब वो जानने लायक हुआ 4-5 साल से, तब से इस आरोपी के साथ ही वो रहता था। क्योंकि आरोपी उसे कुछ खाने के लिए यानी बच्चों की जिद जहाँ से पूरी होती है, वो चचेरा भाई वो जिद पूरी करने लगा। लिहाजा वो साथ में अपने भाई चचेरे भाई के साथ सोता भी था। उम्र 6-7 साल। बहुत ख्याल रखता था, वो जो जिद करता था उसे कोल्ड ड्रिंक की जिद हो, चिप्स की जिद हो, चॉकलेट की जिद हो, टॉफ़ी की जिद हो, मेले में झूला झूलने की जिद हो, ये भाई पूरा करता था। लेकिन रात में सोते समय वो उसी बच्चे के साथ छेड़खानी करता था और बैड टच की श्रेणी में आने वाली सभी हरकतें करता था। लेकिन बच्चा बहुत छोटा था, उसे शायद इस बात का ज्ञान नहीं हो पाया कि ये अच्छी बात है या बुरी बात है, खेल-खेल में हो रही है, मज़ाक में हो रही है या फिर कोई सीरियस बात है। बच्चा जब 10-11 साल का हुआ, हम उम्र बच्चों के साथ खेलना, कूदना, बैठना, उठना शुरू किया, तो उसे ये पता लग गया कि मेरा चचेरा भाई जो मेरे साथ जो कुछ भी करता है, वो गलत व्यवहार है, गलत आचरण है। और इसी वजह से जैसे ही उसको पता लगा कि ये तो बहुत ही गलत मेरे साथ करते हैं मेरे भाई, उसने फौरन उसके पास जाना भी छोड़ दिया, सोना भी छोड़ दिया। लेकिन आरोपी को इस बात का भान नहीं था कि बच्चे को असलियत का पता लग गया है। इसलिए जब-जब वो उसे फिर अपने साथ ले जाने की या साथ में सोने की या बाजार में कुछ दिलाने की कोशिश करता था, वो छूटते ही गालियाँ देता था। और उसे यही लगता था कि आदमी गंदा है, इसके साथ जाऊँगा तो वो वही करेगा, जिसे बाद में वो जान पाया कि ये गलत आचरण है। इसी वजह से वो गालियाँ देता था, लेकिन सिफ़त ये कि आरोपी कभी उसकी गालियों पे रिएक्ट नहीं करता था। उसे ये डर था कि अगर वो रिएक्ट करेगा, झापड़ मार देगा या उसको भी गाली देगा या शिकायत करेगा, तो वो असलियत सबको बता देगा। साल भर से बच्चा उसके नज़दीक नहीं आ रहा था और इस बात की खींच आरोपी के व्यवहार से, आरोपी के आचरण से साफ-साफ झलकती थी। उसने मन बना लिया कि अब इसके साथ मुझे ज़बरदस्ती संबंध बनाना पड़ेगा। वो मौका ढूँढता रहा, तरह-तरह के प्रलोभन देता रहा, बच्चा प्रलोभन में नहीं फँसा। फिर अंत में उसे कबूतर देखने वाली बात, जिसका वो छोटा बच्चा बच्चों के साथ
ये कबूतर देखने या कबूतर उड़ाने या कबूतर, उसमें इसे ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया था। ये वॉच करते करते उसने कबूतर देखने के बहाने उसे ई रिक्शा पर अपनी बहन के यहाँ ले गया और पहला काम किया जिसका वो साल भर से इंतजार कर रहा था कि बच्चे के साथ कुकर्म किया। बच्चे को पता था कि ये गलत करता है, अब उसे पता हो गया था, लिहाजा उसने भरपूर तरीके से रिएक्ट किया, रेजिस्ट किया और ये वहां से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की। कुकर्म करने के बाद आरोपी को ऐसा लगा कि इस बार ये वायलेंट हो गया है, इस बार ये ज्यादा रिएक्ट कर रहा है, अगर इसे जिंदा छोड़ दिया गया तो ये जरूर अब की हमारी शिकायत सब लोगों से कर देगा। इसीलिए रस्सी से बांधकर गला बांधकर, रस्सी पहले वो ले गया था उसके हाथ पैर बांधने के लिए, ताकि वो इत्मीनान से उसके साथ कुकर्म कर सके। लेकिन जब उसके रिएक्शन को देखा तो उसने उसी रस्सी से गला दबाकर या गले में फंसाकर उसकी हत्या कर दी। आज की घटना में पुलिस वालों के पेशेंस की दाद भी देनी पड़ेगी। 13 चाबियों में एक एक चाबियों का वेरिफिकेशन, ये बहुत ही पेशेंस का काम है, बहुत धैर्य का काम है। एक उसने सही बताया, 2 सही बताया, 10 तक सही बताया, 12 तक सही बताया और फंसा तो 13वीं चाबी में। दूसरा, जब ये शंका हुई कि उस दिन शायद इसने मार के बहा दिया हो नाले में, 100 पुलिस वाले उस नाले में उसको ढूंढने का काम, मतलब कितनी कठिन नौकरी है ये। एक बार में कह देना कि साहब पुलिस बहुत भ्रष्ट है, निकम्मी है, फलाना है, ढिकाना है, कभी उसके इस पक्ष को भी देखिए। आपसे अपने परिजन को ढूंढने के लिए नाले में कूदने को कहा जाए, आपके पास 10-12 बहाने रेडीमेड मिल जाएंगे। तबीयत खराब है, घर में जरा पूछ के आ जाऊं जरा कपड़े बदल के आऊं, कपड़े गंदे हो जाएंगे, कोई लौटता नहीं। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में पुलिस, इसकी फोटोग्राफ्स सभी स्थानीय अखबारों में छपी थी। जब 100 पुलिस वाले नाले में, पहली बार में 100, अगली बार में 50-60 पुलिस वाले नाले में उतरकर शव या शव के टुकड़ों की खोजबीन कर रहे थे। अनावरण करने वाले सभी पुलिसकर्मियों को मैं सैल्यूट करता हूं, उनके धैर्य को, उनके पेशेंस को और उनके कर्तव्य बोध को। उन्होंने धैर्य नहीं खोया, पेशेंस बनाए रखा और उनको कर्तव्य बोध ये होता रहा कि आखिरकार बच्चे का पता लगना चाहिए। छोटा बच्चा है, 12 साल की उम्र है। इसलिए मैं उनको, सभी ऐसे पुलिस वालों को जिन्होंने इसमें सहयोग किया, उनको सैल्यूट करता हूं। और किस्सा गोई परिवार के लोगों से यही कहूंगा कि घर में इसका ध्यान रखें कि किसी की असामान्य, किसी भी व्यक्ति, लड़का लड़की, किसी भी व्यक्ति का असामान्य व्यवहार तो नहीं है, इसका जरूर ध्यान रखें। क्योंकि ये अगर आपने नोटिस नहीं किया, जानने की कोशिश नहीं की, तो आपको सच्चाई का पता नहीं लगेगा और किसके मन में क्या है ये कोई नहीं जान सकता। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।